बच्चों, आप सबको वर्णमाला आती होगी क्योंकि कक्षा पहली से लेकर चौथी तक आपने वर्णमाला की पढ़ाई की और उसी से अभी आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकते हो। वर्णमाला के जो भेद है वो भी आपको आते होंगे। आपको पता है वर्णमाला के कितने भेद है? तो वर्णमाला के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं आप बता सकते हो? वर्णमाला के जो 2 भेद हैं वह एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी वर्णमाला में जो 2 भेद है स्वर और व्यंजन, ये कुल मिलाकर 52 है। देखेंगे कि वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के जो 2 भेद है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हम सबको ये भी पता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण है या कितने अक्षर है। वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 अक्षर है। कितने अक्षर है? 52। यानी 52 वर्ण है और इन वर्णों से ही वर्णमाला बनी है। तो इसमें स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 39 है और कुल मिलाकर 52 वर्ण तैयार हुए हैं। जब हम किसी माला में, जब हम किसी धागे में कोई फूल या मोती पिरोते हैं तो उससे माला तैयार होती है। उसी तरह से स्वर और व्यंजनों के पिरोने से ही वर्णमाला तैयार हुई है। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अभी ये सब आपको तो पता है ही, लेकिन थोड़ा सा और हमें 2 बातें सीखनी है जो वर्णमाला के अंतर्गत है। यानी वर्णमाला में जो पंचमाक्षर ध्वनि कहा जाता है, तो क्या आप बता सकते हो पंचमाक्षर ध्वनि कितने हैं, कौन से हैं? आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। अभी देखो, आपके सामने पूरी वर्णमाला है जिसमें वर्णमाला के 2 भेदों को विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ये कुल मिलाकर हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है और इनसे यह वर्णमाला तैयार हुई है। लेकिन क्या आपको पता है हम इन्हें, इसमें से पंचम अक्षर ध्वनि किसे कहते हैं? देखो, क का जो वर्ग है क, ख, ग, घ, ग, तो इसमें यह जो ग है, क वर्ग का जो 5वां अक्षर है, क वर्ग का 5वां अक्षर या 5वां वर्ण जो है वांग्मय का ग। उसी तरह से च वर्ग का जो 5वां अक्षर है, च वर्ग का जो 5वां वर्ण है वह है ञ। ट वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह है न बान का। सबको पता है। त वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह है न नल का और प वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह है म। ये जो 5 अक्षर है, यानी हर एक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, देखो जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर ग, च वर्ग का 5वां अक्षर है य, त वर्ग का जो 5वां अक्षर है न और त वर्ग का 5वां अक्षर है न, प वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह है म। इन 5 अक्षरों को ही
इन पांचों अक्षरों को ही हम पंचम अक्षर ध्वनि कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? पंचम अक्षर ध्वनि। इन ध्वनियों को पंचम अक्षर ध्वनि के साथ साथ अनुस्वार ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग अनुस्वार या बिंदी के रूप में होता है। किसी वर्ण के ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंचा यह शब्द है, तो यह शब्द हम क पर बिंदी देकर लिखते हैं। वास्तव में इसमें यह पंचमाक्षर ध्वनि आया है कन, और इसे च जुड़ा जाता है। दिखाई दे रहा है आप सबको? यह जो है ये गो कन अन, इस रूप में इसे कहा जाता है और यह कंचा शब्द तैयार हुआ है। उसी तरह से मुंबई शब्द है, इसमें भी मुम, यह पंचमाक्षर ध्वनि इसमें आया है, यानी इनका उपयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि संयुक्त अक्षर ध्वनि कौन सा है। मेरे ख्याल से आप सबको पंचम अक्षर ध्वनि समझ में आ गए होंगे कि कौन से हैं और कितने हैं। अभी हमें देखना है संयुक्त अक्षर ध्वनि। देखो, अभी ये संयुक्त अक्षर कौन से हैं जो वर्णमाला के अंतर्गत आए हैं? ये आपको दिखाई दे रहे, क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानेश्वर का, श्र श्रवण का, यानी ये जो चारों स्वर है, चारों वर्ण है, इन्हें हम संयुक्त अक्षर ध्वनि कहते हैं। क्ष, उसके बाद है त्र, इसके बाद है य ज्ञानेश्वर का, और चौथा संयुक्त अक्षर है श्र। अब इन्हें हम संयुक्त अक्षर ही क्यों कहते हैं? तो संयुक्त का अर्थ है जोड़ना। दो वर्ण इसमें जुड़े होते हैं या दो वर्णों के मेल से ही यह तैयार हुए हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त अक्षर ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि क्ष, यह क हलंत अधिक श हलंत से बना हुआ है। त्र त हलंत अधिक र से बना है। ज्ञ, यह ज अधिक ज हलंत अधिक य से बना हुआ है। और श्र, यह श हलंत अधिक र से बना हुआ है। तो इस दो वर्णों के मेल से या जुड़ने से ये चारों वर्ण या ध्वनि तैयार हुए हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त अक्षर ध्वनि कहते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, और हिंदी भाषा आपको आती है, तो भाषा यह विचार विनिमय का साधन है। यदि मेरी भाषा आपको नहीं समझती तो मेरे विचार आप तक नहीं पहुंचते और ना ही आप कोई विचार प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा यह विचार विनिमय का साधन है। यह विचार विनिमय शब्दों से संभव है, वह शब्द सार्थक होने चाहिए बस, यानी शब्दों के प्रयोग से ही हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम जो पाठ सीखना चाहते हैं उस पाठ का नाम है शब्द और पद। पाठ का नाम क्या है?
शब्द और पद। अभी हमने वर्णमाला देखी, तो बच्चों आप ये बता सकते हो कि शब्द कैसे तैयार होता है? बिल्कुल सही, शब्द वर्णों के मेल से तैयार होता है ना। यानी जो वर्ण है, इन वर्णों के मेल से ही शब्द तैयार होता है। जैसे कि अभी देखो, आपने ये वर्णमाला देखी, उसी में से हम 3 वर्ण लेंगे। यानी कौन से भी 3 वर्ण लेंगे? क, ल, म, ये 3 वर्ण हमने लिए। इन 3 वर्णों को यदि हम जोड़ेंगे तो कलम, यह शब्द तैयार हुआ। इन वर्णों का यदि हम स्थान बदल देंगे तो देखो, ये भी एक शब्द तैयार हुआ। ल अधिक म अधिक क, इनसे भी एक शब्द तैयार हुआ, लमक, है ना। और म अधिक क अधिक ल से तैयार हुआ मकल। लेकिन अब जब हम इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि देखो, पहला क ल म से कलम शब्द तैयार हुआ, दूसरा क म ल से कमल शब्द तैयार हुआ, तीसरा है लमक और चौथा है मकल। तो पहले जो 2 शब्द है उनका कुछ ना कुछ अर्थ हमें दिखाई देता है। यानी कलम, यानी लिखने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वह है पेन, जिसे हम कलम कहते हैं। कमल यानी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी लड़के लड़की का नाम, तथा फूल, ये आपको तो पता है। क्या आपको ये पता है लमक का कोई अर्थ है? मकल का कोई अर्थ है? ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बल्कि इन ऊपर युक्त जो शब्द है वह सार्थक शब्द है, तो नीचे के 2 शब्द है वह निरर्थक शब्द है। यानी इसी से हमारी समझ में आता है कि शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। तो इसी को देखते हुए हम शब्द की क्या परिभाषा बना सकते हैं? कोई बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही, शब्द उसे कहते हैं या वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूहों को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। यहां तक आप सबकी समझ में आ गया होगा कि शब्द कैसे तैयार होते हैं। वर्णों की सार्थक पर वर्णों का मेल होना जरूरी है। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम भाषा में करते हैं। उनका प्रयोग वाक्य से तैयार होता है। जैसे कि हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द तैयार होता है।
अभी हमें देखना है कि हम पद किसे कहते हैं। बंद झालं। वर्णों के सार्थक मेल को ही हम, सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो ऐसे यह जो वर्ण है, शब्द है, वह सार्थक भी होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं और निरर्थक शब्द भी होते हैं। परंतु आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं और उस वाक्य के अर्थ में सहायता लाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम उसे पद कहते हैं। पद यानी क्या कि कोई भी शब्द हो, उसका प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में किया जाता है। वाक्य में होकर उस वाक्य को अर्थ देने में सहायता करता है। तब वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी तब वह शब्द स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे कि इसमें यानी हर एक शब्द स्वतंत्र एवं सार्थक होता है, परंतु जब उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्योंकि जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे कि देखो, जैसे अभी हमने शब्द लिया था कलम। जैसे हमने उदाहरण लिया कमल। कमल यह क्या है? एक शब्द है जो बिल्कुल स्वतंत्र एवं सार्थक है। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थ। कमल यानी किसी व्यक्ति या व्यक्ति का नाम या किसी फूल का नाम, यानी वह कमल है, तो वह सिर्फ शब्द है। लेकिन हम इसका प्रयोग यदि वाक्य में करेंगे तब वह पद बन जाता है। जैसे कि कमल आम खा रहा है, यह वाक्य है। तो इस वाक्य में कमल यह जो शब्द है, यह शब्द न रहकर उसका प्रयोग वाक्य में हुआ है। यानी वह केवल अभी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है कमल, और वह आम खा रहा है, यानी इसमें कर्म है, कर्ता है, क्रिया है। इस तरह से यह शब्द व्याकरणिक नियमों में बन जाता है, व्याकरणिक नियमों के अनुशासन में बन जाता है, इसलिए वह पद कहलाता है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? जैसे कि अभी देखो, कमल यह कर्ता है, आम यह कर्म है, और खा रहा है यह क्रिया है, और इससे वाक्य तैयार हुआ है। इसीलिए यह कमल शब्द, यह शब्द न रहकर वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद बन जाता है।
सबकी समझ में आया यहाँ तक? तो जैसे वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। शब्द यह स्वतंत्र एवं सार्थक होते हैं, और जब उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह क्या बन जाते हैं? पद। क्या बन जाते हैं? पद। अभी देखो बच्चों, आपको 9वीं कक्षा के लिए यह जो शब्द और पद पाठ दिया है, इसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कि सबसे पहले प्रश्न होता है शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न होता है कि शब्द पद कब बन जाता है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न होता है कि शब्द और पद का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए 9वीं कक्षा में आते हैं। तो आपको इसकी पढ़ाई आप यदि अच्छी तरह से करेंगे तो जरूर आपको 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। अभी हमें ये पूरा पाठ सीखने के बाद जो शब्द और पद का अंतर है वह हमें देखना है। ये सीखने के बाद तो आप बता सकते हो शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखेंगे बच्चों कि शब्द और पद का अंतर। ध्यान पूर्वक सुनिए सभी। देखो, शब्द और पद का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए सब ध्यान देंगे इधर, शब्द और ये है पद। क्या आप बता सकते हो शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द यह स्वतंत्र एवं सार्थक होते हैं। हमने जो पाठ पढ़ा उसी के आधार पर इन अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पद यह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा भेद है शब्द केवल अर्थ परिचय देते हैं। यानी जैसे मैंने उदाहरण बताया कमल, कमल यह फूल का नाम है, व्यक्ति का नाम है, केवल अर्थ का परिचय होता है। परंतु पद का व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक परिचय होता है, जैसे हमने उदाहरण देखा कि कमल इस शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, कमल आम खा रहा है, तो वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, व्याकरणिक नियमों के अनुशासन में बनता है। जैसे कर्ता, क्रिया, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय आदि बहुत सारे व्याकरण के नियमों में बनकर वह पद तैयार होता है। तीसरा है शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। निरर्थक दोनों प्रकार के होते हैं।
तो पद यह केवल अर्थ का संकेत देते हैं। पद यह केवल अर्थ का संकेत देते हैं। यानी देखो, पद अभी जैसे मैंने कलम, कमल ऐसे दो शब्द बताए जो सार्थक है, और मकल, मलक ये जो है निरर्थक शब्द है। लेकिन पद यह केवल अर्थ का संकेत कैसे देता है कि जब हम किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूरा वाक्य का अर्थ पता चलता है और उसी के अनुसार हम उसका जवाब दे सकते हैं। और चौथा अंतर है शब्द यह शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी जिसे हम डिक्शनरी बोल सकते हैं, शब्दों का कोश, शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो पद यह भाषा और तथा व्याकरण में पाए जाते हैं। यहां तक सबकी समझ में आ गया कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द स्वतंत्र एवं सार्थक होते हैं तो पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। शब्द केवल अर्थ परिचय देते हैं तो पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द यह सार्थक एवं निरर्थक होते हैं और पद यह केवल अर्थ संकेत देते हैं। यानी केवल उसका अर्थ संकेत दिया जाता है, ये पूरे वाक्य का अर्थ पता चलता है। और शब्द यह शब्दकोश में पाए जाते हैं तो पद यह भाषा तथा वाक्य या व्याकरण में पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से यह जो पाठ है यह आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो आप सभी बच्चों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इधर ध्यान दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करती हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक गृह कार्य देना चाहती हूँ। तो आप सभी बच्चे गृह कार्य के प्रश्न लिखिए। सब अपनी कलम निकालिए, खाता निकालिए और गृह कार्य के प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न पहला है, शब्द की परिभाषा। उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न दूसरा है, शब्द पद कब बन जाता है। सौ उदाहरण स्पष्ट कीजिए।
और तीसरा प्रश्न है शब्द और, लिख रहे हो ना सभी? पद में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये गृह कार्य अपने गृह कार्य की बुक में ही करना है।